एक नौजवान लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। कॉल करके बताती है कि आज मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, आ जाओ। जैसे ही यह बात बॉयफ्रेंड सुनता है वह खुशी के मारे उछलने लगता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उनके घर चला जाता है। जाने के बाद लड़की उसे खूब स्वागत करती है, सत्कार करती है, खाना खिलाती है, यहाँ तक कि वह एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि लड़की की आंखों के सामने में ही उसके बॉयफ्रेंड को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। जब बॉयफ्रेंड का कत्ल हो रहा था, लड़की पास में ही थी और अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थी। यह सच्ची घटना कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश, आप देख रहे हैं क्राइम लीला। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। जिला बरेली, थाना फरीदपुर और गांव किरतपुर। तारीख थी 25 फरवरी 2019। फरीदपुर थाने में अमरपाल नाम के व्यक्ति पहुंचता है। जाने के बाद पुलिस से कहता है कि साहब, उनका बेटा धीरेन्द्र उम्र 17 साल और उनका भांजा भूपेंद्र उम्र 19 साल, यह दोनों अपने घर से 21 फरवरी को ही यह कहकर निकला था कि वह शादी में शामिल होने के लिए एक दोस्त के यहाँ जा रहा है। लेकिन 4 रोज बीत चुका है, न तो वह घर आया है और न ही उसके बारे में कुछ पता चल रहा है, और दोनों के मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों ने सारे रिश्तेदार नाते के यहाँ पता कर लिया, इन दोनों के जितने दोस्त थे उन सबसे भी पता किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। तब हम लोग थक हार कर आपके पास आए हैं। आप हमारे बेटे और भांजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए। यह बात सुनकर पुलिस दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है। पुलिस अब इन दोनों लड़के के बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है। पुलिस सबसे पहले उस जगह पर जाती है जहाँ पर यह दोनों बताया था कि मैं दोस्त के यहाँ शादी में जा रहा हूँ। पुलिस वहाँ जाती है तो पता चलता है कि वहाँ कोई शादी ही नहीं हुई थी। जैसे ही यह बात पुलिस को पता चलती है कि वहाँ पर कोई शादी ही नहीं हुई थी, पुलिस फ़ौरन ही समझ जाती है कि मामला कुछ और है। इन दोनों की गुमशुदगी अखबार में भी छप आती है, पोस्टर भी छप आती है, जगह जगह पर पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन इससे भी पुलिस को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। फिर इन दोनों के फ़ोन के CDR निकालने का फैसला करती है। जब इन दोनों के फ़ोन के CDR निकालती है तो धीरेन्द्र के मोबाइल से तो कुछ खास जानकारी पता नहीं चलती है, लेकिन जब भूपेंद्र के फ़ोन के CDR बारीकी से चेक करता है तो पुलिस को एक नंबर पे शक होता है। शक इसलिए होता है कि भूपेंद्र उस नंबर पे तकरीबन रोज़ 2 से 4 बार बातचीत किया करता था, और जब यह दोनों गायब हुआ था उससे ठीक एक दिन पहले भी उस नंबर पे बातचीत हुई है। पुलिस उस नंबर पे कॉल करता है। कॉल कर कर पूछता है कि आप कौन बोल रहे हो। तब उधर से कहता है कि मैं इंद्रपाल बोल रहा हूँ। पुलिस इंद्रपाल से कहता है कि आप भूपेंद्र को कैसे जानते हो। इस पर इंद्रपाल कहता है कि कौन सा भूपेंद्र, मैं किसी भी भूपेंद्र को नहीं जानता हूँ। इस पर पुलिस कहता है कि आप भूपेंद्र को नहीं जानते हो, इस नंबर से तो तकरीबन रोज़ 2 से 3-4 बार बातचीत होता है, और आप कह रहे हो कि भूपेंद्र को नहीं जानता हूँ। यह बात सुनकर पुलिस हैरान होती है। फिर इंद्रपाल से पुलिस कहता है कि इस नंबर से तो तकरीबन रोज़ 3 से 4 बार बातचीत होता है, और आप कह रहे हो कि मैं किसी भी भूपेंद्र को नहीं जानता हूँ। जैसे ही यह बात इंद्रपाल सुनता है, फ़ोन कट कर देता है, फिर मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। पुलिस उस नंबर पे बार बार कॉल करती है, लेकिन हर बार मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब पुलिस को इंद्रपाल पे शक हो जाता है कि हो न हो इन दोनों की गुमशुदगी में इंद्रपाल का ही हाथ हो। पुलिस उस नंबर के डिटेल्स निकलवाती है। तब पता चलता है कि यह नंबर शाहजहाँपुर ज़िले की है और वह नंबर इंद्रपाल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। पुलिस फ़ौरन ही एक टीम को लेकर शाहजहाँपुर ज़िले में जाती है, जहाँ पर इंद्रपाल का घर था। वहाँ पर जाने के बाद देखता है कि इंद्रपाल के घर पे ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों सबसे पूछता है कि इनके घर में कब से ताला लगा हुआ है। तब वहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि अभी 1 घंटा पहले ही घर के सभी लोग ताला लगाकर बोलेरो से कहीं गया है। पुलिस ने लोगों से यह जानकारी पता करने की कोशिश की कि इंद्रपाल करता क्या है, इनके घर में और कितने लोग सब हैं। तब लोगों ने बताया कि इंद्रपाल टैक्सी में बोलेरो चलाता है। उनके घर में उनकी एक 19 साल की बहन है। उनकी बहन का नाम उमा है, उम्र 19 साल की है और वह इंटरमीडिएट की छात्रा है। और उनका पिता का नाम वीरपाल है, वह 50 साल के हैं। पुलिस ने यह पूछा कि उमा किस कॉलेज में पढ़ती है। तब लोगों ने वही कॉलेज का नाम बताया जिस कॉलेज में भूपेंद्र और धीरेन्द्र पढ़ा करता था। जैसे ही यह बात पता चला कि उमा, भूपेंद्र और धीरेन्द्र तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, कहीं यह मामला प्यार मोहब्बत वाली तो नहीं है और इसी चक्कर में भूपेंद्र और धीरेन्द्र गायब हुआ हो। पुलिस जब उमा का नंबर पता करती है तब पता चलता है कि धीरेन्द्र जिस नंबर से रोज़ तकरीबन 3 से 4 बार बातचीत किया करता था, वह नंबर उमा ही चलाती थी। इससे यह साफ साफ पता चल रहा था कि उमा और भूपेंद्र आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। पुलिस इन तीनों के पीछे पड़ जाती है। 2-3 दिन तक पुलिस को छकाने के बाद फाइनली 1 मार्च 2019 को
तीनों को एक रिश्तेदार के यहाँ से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, थाने लाती है, पूछताछ करती है। तीनों को अलग अलग पूछताछ करती है, लेकिन इंद्रपाल इतनी आसानी से बताने वाला नहीं था। जब पुलिस उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है तब वो भी टूटता है। वह अपना मुंह खोलता है, कैसे धीरेन्द्र और भूपेंद्र का कत्ल किया था और इसके पीछे की कहानी क्या थी। उमा, भूपेंद्र और धीरेन्द्र एक ही कॉलेज में पढ़ा करता था। भूपेंद्र और उमा एक ही क्लास में पढ़ती थी और धीरेन्द्र एक क्लास पीछे था। भूपेंद्र और उमा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और यह बात धीरेन्द्र को भी पता थी, लेकिन उमा का भाई इंद्रपाल को अपनी बहन के ऊपर शक हो रहा था। उसे लगता था कि उसकी बहन किसी लड़के से प्यार करती है या किसी लड़के से वह बातचीत करती है। इसी शक पर वह अपनी बहन का मोबाइल कभी कभी चेक कर लिया करता था, लेकिन इससे बचने के लिए उमा और भूपेंद्र ने दिमाग लगाया था। यह दोनों ने फैसला किया था कि वह फ़ोन पर लंबी लंबी बातें कभी नहीं करेगा, जिससे किसी को शक भी न हो और इन दोनों की बातचीत होती रहे। 21 फरवरी 2019 को उमा के एक रिश्तेदार के यहाँ पर शादी थी। भाई इंद्रपाल और पिता वीरपाल ने उमा से कहा, तुम तैयार हो जाओ, हम तीनों लोग रिश्तेदार के यहाँ पर शादी में जाएंगे। लेकिन यहाँ उमा मना कर देती है। वह अपने पिता और भाई से कहती है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं शादी में नहीं जा सकती। इस पर भाई कहता है कि अगर एक रोज़ तुम नहीं पढ़ाई करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, क्या शादी रोज़ रोज़ होती है। फिर भी उमा मना ही करती है। वह शादी में जाने से साफ साफ इनकार कर दी है। इस पर पिता कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, अगर उमा शादी में नहीं जाना चाहती हैं तो हम ही दोनों लोग चलते हैं। फिर बाप और बेटा रिश्तेदार के यहाँ शादी में चला जाता है। भाई जाने वक्त अपनी बहन का मोबाइल ले लेता है। अपनी बहन से कहता है, तुम तो पढ़ाई करोगी, यह मोबाइल किस काम का यहाँ पर है, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। यह कहकर वह अपनी बहन का मोबाइल ले लेता है। उमा को यह शक पहले ही से ही थी कि अगर वह शादी में जाने से इनकार करती है तो हो सकता है कि उसका भाई उसका मोबाइल साथ ले जाए, और शक बिल्कुल सही हुआ। उमा का मोबाइल उसका भाई साथ ले जाता है। लेकिन उमा यहाँ एक होशियारी की हुई थी। वह एक रोज़ पहले ही अपने बॉयफ्रेंड भूपेंद्र को कॉल कर यह बता दी थी कि 21 तारीख को उसके रिश्तेदार के यहाँ पर शादी है। उस शादी में घर के सभी लोग जाएगा, लेकिन मैं कोई बहाना कर उस रोज़ मैं अपने घर पे रुक जाऊंगी और उस रात मैं बिल्कुल अकेली घर पे रहूँगी, तुम आ जाना। और हाँ, साथ में तुम अपने ममेरे भाई धीरेन्द्र को भी ले आना। तुम दोनों लड़का रहोगे तो रास्ते में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भूपेंद्र ने यह बात सुना था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने घर बुला रही है, वो भी बिल्कुल अकेली रहेगी, यह बात सुनकर वह खुशी के मारे झूम उठा था। भूपेंद्र ने अपने ममेरे भाई को पूरी बात बता दिया था और यह भी बता दिया था कि हम लोग अपने अपने घर बहाना करेंगे कि दोस्त की शादी है, उसमें शामिल होना है, और यह बहाना करके हम लोग उमा के घर चलेंगे। 21 फरवरी को यह दोनों अपने अपने घर दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए जाना है। यह बहाना कर अपने अपने घर से निकलता है और उमा के घर आ जाता है। उमा को भी यह विश्वास थी कि उनका बॉयफ्रेंड उनसे मिलने के लिए ज़रूर आ जाएगा। उमा पहले से ही तैयारी करके रखी थी। इन दोनों के लिए वह खाना बना के रखी हुई थी। रात के 10:30 बज रहे थे। इन दोनों को वह खाना खिलाती है, खुद भी खाना खाती है। कुछ देर यह तीनों बैठकर बातचीत करते हैं। इसके बाद उमा धीरेन्द्र से कहती है कि तुम बाहर वाले कमरे में चले जाओ। जिस कमरे में उनका पिता सोता था वहाँ धीरेन्द्र को भेज देती है और धीरेन्द्र से कहती है कि तुम ज़रा देखते रहना कि घर के कोई भीतर आ तो नहीं रहा है। धीरेन्द्र बाहर वाले कमरे में चला जाता है। फिर उमा भूपेंद्र को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। फिर वह दोनों वही करते हैं जो अक्सर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अकेले में मिलकर करते हैं। उधर उमा के भाई इंद्रपाल के दिमाग में एक ही बात बार बार चल रहा था कि उसकी बहन ने शादी में आने से क्यों मना किया। उसे बार बार दिमाग में एक ही बात चल रहा था। तब वो अपने पिता से कहता है कि मुझे घर चलना चाहिए। पिता वीरपाल अपने बेटे से कहता है कि हम लोग तो कल सुबह जाने वाले हैं, अभी क्या करने जाओगे घर। लेकिन इंद्रपाल जिद करने लगता है। तब पिता भी अपने बेटे के जिद के आगे हार मानता है और अपने बेटे के साथ अपने घर वापस आ जाता है। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। जैसे ही वह बोलेरो लेकर अपने घर पर आता है, धीरेन्द्र बाहर वाले कमरे में बैठा हुआ था। वह भागकर कमरे के अंदर में जाता है। जब धीरेन्द्र घर के अंदर भागकर जा रहा था तभी इंद्रपाल और वीरपाल ने देख लिया कि घर के अंदर में कोई लड़का भागते हुए गया है। वह उमा का दरवाज़ा पीटने लगता है। यह दोनों अस्त व्यस्त हालत में थे। वह फ़ौरन घबराकर दरवाज़ा खोलता है। उमा धीरेन्द्र से पूछती है कि तुम इतना घबराए क्यों। धीरेन्द्र पूरी बात बताता है कि लगता है कि तुम्हारा पिता और भाई आ गया है। यह बात सुनकर उमा और भूपेंद्र भी घबरा जाता है। उमा धीरेन्द्र से कहती है कि तुम पलंग के नीचे घुस जाओ। वह जल्दी जल्दी में पलंग के नीचे घुसता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से अंदर जा पाता है क्योंकि जगह बहुत कम थी।
इतना में ही घर के भीतर उमा के भाई और पिता आ जाता है। भूपेंद्र पीछे खड़ा था और आगे में उमा खड़ी थी। यह देखकर भाई और बाप दोनों ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है। पिता पूछता है कि यह लड़का कौन है। उमा कहती है कि हम दोनों एक ही साथ में पढ़ते हैं, ये हमारा दोस्त है। अगला सवाल करता है कि अभी यहाँ यह क्या कर रहा है। इस पर उमा चुप हो जाती है। गुस्से से आग बबूला इंद्रपाल अपनी बहन को धक्का दे के बिस्तर पर पटक देता है। फिर भूपेंद्र का सिर पकड़कर उसे दीवार पर जोर जोर से मारने लगता है। भूपेंद्र का सर फट जाता है, खून बहने लगता है। फिर बाप बेटा दोनों मिलकर उसे ज़मीन पर पटक देता है और गला घोंटकर भूपेंद्र का कत्ल कर देता है। जब बाप बेटा दोनों भूपेंद्र का गला घोंटकर कत्ल कर रहा था तब उसकी नज़र पलंग के नीचे चला जाता है। उसे पैर दिखाई देता है। वह पैर पकड़कर धीरेन्द्र को भी बाहर खींच लेता है। उमा बड़ी तेज़ी के साथ धीरेन्द्र के ऊपर लेट जाती है, उसे बचाने की कोशिश करती है। वह चीखने चिल्लाने की भी कोशिश करती है। इंद्रपाल अपनी बहन को काबू में करता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है, हाथ बांध देता है, पैर बांध देता है। फिर धीरेन्द्र के साथ भी बाप और बेटा वही सलूक करता है। धीरेन्द्र को सर पकड़कर उसे दीवार पे जोर जोर से मारता है। धीरेन्द्र का सर फट जाता है। फिर उसे गला घोंटकर उसे भी कत्ल कर देता है। फिर बाप की नज़र अपनी बेटी पे जाता है। वह देखता है कि उसकी बेटी का भी दम घुट रहा है। वो अपनी बेटी के पास जाता है और मुँह से कपड़ा खींच देता है और उसी हालत में अपनी बेटी को वह 2 झापड़ भी मारता है और अपनी बेटी से कहता है कि यही सब करने के लिए तुम शादी में जाने से इनकार की थी। इन दोनों कत्ल के बारे में अगर तुमने किसी से भी बात की तो तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। फिर दोनों लाश को बोरी में डालता है, रात में ही बोलेरो में डालता है। फिर यह राम गंगा नदी में जाकर फेंक देता है। जहाँ यह दोनों लाश फेंकी थी वहाँ पर झाड़ी थी। यह दोनों लाश उसी झाड़ी में पड़ी हुई थी। जब पुलिस इन दोनों को लेकर उस झाड़ी के पास आता है, पुलिस को दोनों लाश मिल जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी, जिसमें एक लड़का लड़की प्यार करती है और 2 मासूम लड़के कच्ची उम्र में ही प्यार की बलि चढ़ जाता है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।